कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजधानी दिल्ली में दाखिल हो गई है। बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान ने बदरपुर में दिल्ली के बॉर्डर पर राहुल गांधी और यात्रियों का इस्तकबाल किया। 7 सितंबर को जनूबी भारत के कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा ने लगभग 3000 किलोमीटर का सफर मुकम्मल कर लिया है। दिल्ली में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान यात्रा निजामुद्दीन दरगाह पहुंची। यहां राहुल गांधी ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर चढ़ाई, जिसके बाद वो लाल किले के लिए रवाना हुए हैं। लक्ष्य भारत को जोड़ने का है। जब हमने ये शुरू किया कन्याकुमारी में यात्रा शुरू की, तो मैं सोच रहा था कि नफरत को मिटाने की जरूरत, और मेरे दिमाग में था कि इस देश में सब जगह नफरत फैली हुई है, मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। मैंने मीडिया के बारे में कहा, शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं, मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। और वो तो तब भी ठीक है, वो ठीक है, हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये एक और काम करते हैं, इनकी गलती नहीं है। देखिए, ये जो यहां खड़े हैं, इनसे गुस्सा मत होइए, इनकी गलती नहीं है। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, ये जानते लगाम लगी हुई है, पीछे से लगाम लगी हुई है, मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हो, वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कैसे कर सकते हैं। डाल के कभी भी ये ना करें। आज समय है कोविड प्रोटोकॉल को निभाने का, मैं आशा करता हूँ निभाएंगे। और मैं राहुल जी से पूछता हूँ, जब जिस नेता के गले में वो हाथ डालकर चल रहे थे, जिसका हाथ पकड़ के चल रहे थे, वो राज्य का मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाया गया, तो क्या राहुल गांधी ने अपनी जांच करवाई? कांग्रेस के बाकी नेताओं ने अपनी जांच करवाई? आखिर जो कोविड पॉजिटिव पाए गए इस यात्रा में, उनके साथ रहने वालों ने क्या अपने आप को आइसोलेट किया है? क्या ये कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने का काम कांग्रेस ने फिर एक बार नहीं किया? अगर ये नेता ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता, तो बाकी आम जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं? वजारत सेहत ने सभी रियासतों को कोरोना से निपटने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई यकीनी बनाने के लिए चिट्ठी लिखी है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि पीएसए प्लांट्स को पूरी तरह चालू रखा जाए और उन्हें जांचने के लिए मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जाए, इसका भी ऑर्डर दिया गया है। वजारत सेहत ने लिखा है कि सेहत सहूलियत में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की फराहमी और उनकी रिफिलिंग के लिए बिना रुकावट के सप्लाई चेन यकीनी की जानी चाहिए। बैकअप स्टॉक और मजबूती के साथ ऑक्सीजन सिलेंडरों के रिफिलिंग सिस्टम को बनाए रखा जाए। कोरोना को लेकर भारत सरकार हाई अलर्ट पर है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने बताया कि चीन, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले लोगों का RT-PCR जरूरी होगा। महामारी न फैले उसको लिए सतर्कता बरतना हमने चालू कर दिया है। जिस तरह से चीन में कोरोना महामारी की भयानकता हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इंप्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को RT-PCR कंपलसरी करेंगे, उसका ट्रेसिंग करना चालू कर देंगे
और इंडिया में आने के बाद किसी को बुखार मालूम पड़े या तो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए तो तुरंत ही हम उसको क्वारंटाइन करने के लिए भी आदेश जारी करने जा रहे हैं, ताकि देश को कोविड महामारी के सामने हम बचा सके। मथुरा की जिला अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह तनाजे को लेकर वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की तरह ही यहां भी हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह का सर्वे करने का ऑर्डर दिया है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है। कोर्ट अमीन को उससे पहले मुतालिक रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का ऑर्डर दिया गया है। आपको बता दें कि हिंदू सेना के जरिए दाखिल की गई अर्जी में 13.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने की मांग है। हिंदू फरीक का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। उनका दावा यह भी है कि शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं। ये सर्वे के बाद सामने आ जाएंगे। राजस्थान में आज 2nd ग्रेड टीचर्स भर्ती के लिए एग्जाम होना था, लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले ही लीक हो गया, जिसके बाद एग्जाम को रद्द करना पड़ा। वहीं इस मामले में पुलिस के जरिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि साइकोलॉजी, एजुकेशन और जीके का पेपर मुनक्किद किया जाना था, लेकिन उदयपुर में इससे पहले ही सरकारी बस में एग्जाम का पेपर पड़ा मिला, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। इसकी इत्तला RPSC को दी गई और फिर आनन फानन में पेपर को रद्द करना पड़ा। वहीं इस मामले पर रियासत के CM अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि रियासती सरकार किसी भी उम्मीदवार के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं इस मामले पर बीजेपी की रियासती सदर सतीश पुनिया ने राजस्थान सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार वीक है और 2023 में नौजवान इस सरकार की अकल ठीक करेंगे। 2018 में काबिज हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसने किसानों के सपने तोड़े और बड़ा पाप किया, नौजवानों के सपने तोड़े। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर और बेरोजगारी भत्ते के नाम पे ठगा सो ठगा। लेकिन कोर्ट में खाज का काम हुआ कि लगातार एक के बाद जिस तरीके से राजस्थान में संगठित नकल का माफिया पनपा और उसके बाद जो पर्चे लीक हुए और उन पर्चों में जिस तरीके का राजनीतिक संरक्षण ये कहा गया, लगातार उसी घटना में एक किस्सा और जुड़ गया। जब 2nd ग्रेड की भर्ती परीक्षा का पर्चा पहले लीक हो जाता है, अशोक गहलोत सरकार को, कांग्रेस पार्टी को शायद इल्म नहीं है कि उन्होंने कितने राजस्थान के नौजवानों के सपने तोड़े हैं। वो 70 लाख बच्चे परीक्षा जिन्होंने दी, 1 लाख को रोजगार दिया, 69 लाख बच्चों के सपने को तोड़ने का काम ये पर्चे लीक बराबर करते हैं। उस फहरिस्त में एक काम और जुड़ गया। जी हाँ, पर्चा तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है, और मुझे लगता है कि सरकार वीक, पर्चा लीक, और 2023 में नौजवान करेगा इस सरकार की अक्ल ठीक। मुझे लगता है कि अभी यदि गैरत और ईमान है तो सरकार को इस बारे में प्रायश्चित करना चाहिए, एक व्हाइट पेपर पब्लिश करना चाहिए कि किस तरीके से लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये पर्चे लीक। कब्ल रोज मरकजी कैबिनेट की हुई बैठक में गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने का फैसला लिया गया। इसके मुताबिक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 81.35 करोड़ गरीबों को 1 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा। अनुसार जो अनाज लोगों को देती है, उसके लिए चावल पर 3 रुपए, गेहूं पर 2 रुपए और मोटे अनाज पर 1 रुपए हमारे गरीब भाई बहनों को भी भुगतान करना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़ दिया गया है। खाद्य सुरक्षा में ही मुफ्त में जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है,
उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज पहले सब्सिडाइज दरों पर मिलता था 1 साल के लिए, अब उनको मुफ्त में वो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के ऊपर जो फूड सब्सिडी या अलग अलग प्रकार से जो खर्च आता है उसको अब बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो 2 लाख करोड़ रुपए अब केंद्र सरकार पूरा खर्चा अपने ऊपर लेगी खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार। आरएसएस विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। 24 नवंबर 2002 को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तश्कील दी गई थी। इसे शुरू करने वालों में साबिक संघ चीफ केसी सुदर्शन, आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार, मुस्लिम स्कॉलर मौलाना वहीउद्दीन खान और हाजी इलियासी शामिल थे। वहीं इस खास मौके पर नई दिल्ली के ऐवान-ए-गालिब में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपना 21वां यौम तासीस मनाया। इस दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी मीडिया इंचार्ज शाहिद सईद की बनाई 11 मिनट की एक फिल्म दिखाई गई, जिसमें मंच के 20 साल की फतह की कहानी को शानदार तरीके से पेश किया गया। इस मौके पर आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नए लोगों की नकाब कुशाई भी की। वहीं इस दौरान आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने मीडिया को खिताब कर कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच देश हित में काम करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो 20 वर्ष हुए हैं, इन 20 वर्षों में यह एक स्थान से और 15-20 भारतीय मुसलमानों के द्वारा शुरू हुई तारीख आज हिंदुस्तान के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब कोनों में और सूबों में पहुंच गई है। 350 से अधिक जिलों में है। हजारों स्थानों पर इसकी इकाइयां हैं। हजारों इसके कमिटेड वर्कर हैं। लाखों और करोड़ों में समर्थक हैं। इसने आतंकवाद के विरुद्ध जागरण करके जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ एक वातावरण बनाया ताकि उस पर लगाम लगे। गौ हत्या बंदी हो, इसके लिए 10,50,000 से अधिक हस्ताक्षर करा के भारत के राष्ट्रपति को दिए। जम्मू कश्मीर का अलगाववाद खत्म हो, देश में 2 झंडे, 2 नागरिकताएं, 2 संविधान ना रहें। 370-35A के विरुद्ध 8,27,000 हस्ताक्षर भारत सरकार को पेश किए थे महामहिम प्रणब मुखर्जी को। इसी प्रकार से गौ हत्या बंद हो और मुसलमान गौ का सेवन, गौ का दूध ले, घी का उपयोग करे और देश भी करे। किसी भी मजहब और जाति के गौ तस्करी में ना आए और गौ लिंचिंग ना हो और आदमी की भी लिंचिंग ना हो, इसके खिलाफ एक व्यापक जन जागरण किया। आजकल देश में कोई ना रहे बिना तालीम के, कोई ना सोए भूखे पेट, कोई ना रहे बिना वस्त्र के, कोई ना रहे बिना शिक्षा के, और कहीं पर भी ना हो छुआछूत और ना मजहबी कट्टरता हो, ताकि दंगा मुक्त हिंदुस्तान बने। दंगों ने देश का बहुत नुकसान किया है और इस प्रकार से अपने अपने धर्म पर चलो, दूसरे के धर्म की इज्जत करो, ना कि उसकी आलोचना करो, बल्कि दूसरे के धर्मों के त्योहारों को ज्वाइन करो। ऐसी एक मोहब्बत की तारीख हिंदुस्तान को सजाने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए शुरू की है। और मुझे ये लगता है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 20 वर्षों में यह स्थान बना लिया है कि यह आने वाले कल का जो हिंदुस्तान होगा उसको बनाने और सजाने में एक अहम भूमिका ये निभा रहा है और अहम भूमिका निभाएगा। इसी बात का संकल्प जो है करते हुए आओ अपनी जड़ों से जुड़े। हम युगों से, वर्षानुवर्षों से हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। यहाँ ना विदेश से हैं ना विदेशी हैं। इसका स्वाभिमान जागृत करते हुए बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है और सारे देश के अंदर आज स्थापना दिवस मनाते हुए सब जगह संकल्प किया है
कि आओ मिलजुल कर मजहबी कट्टरता, जातीय छुआछात, नारी का शोषण, इनके खिलाफ खड़े होकर अपने भारत को सजाने में जुटे। बिहार के मोतिहारी में ईंट भट्टे की चिमनी में ब्लास्ट हुआ, जिसकी जद में आने से करीब 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 16 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस सीजन में पहली बार चिमनी को शुरू किया गया था। चिमनी से निकलता धुआं देखकर सभी लोग खुश थे। अचानक से तेज धमाका हो गया। धुएं के प्रेशर की वजह से चिमनी के ऊपर का हिस्सा फट गया, जिसके मलबे की चपेट में आने से मौतें हो गईं। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख का इजहार किया है और मरने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख का मुआवजा और जख्मियों को 50-50 हजार देने का ऐलान किया है।